नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज से हम अपनी इंडियन जीके की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको कंप्लीट इंडियन जीके पढ़ाऊंगा, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, हम हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, तो ऐसा होता है आप जब पहली बार बुक पढ़ोगे आपको पता नहीं लगेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मैंने इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन जिनसे आते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैंने एक्सक्लूड कर दिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबके नोट्स मैंने बना रखे। जो हिस्ट्री है, आज से हम हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री को मैंने 4 लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है। वैसे हम हिस्ट्री को पढ़ने के लिए 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहले होती है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर बीच वाली होती है मेडिवल हिस्ट्री, और थर्ड लास्ट वाली होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम तीनों लेक्चर करेंगे। पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास करेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। बाद में हम चौथे लेक्चर में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो भी हमने इनमें छोड़ दी होगी। तो आज से हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है उसे क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं। तो ये भारत का सबसे सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। और वेद भी आपके 4 प्रकार के, तो चारों आपको याद करने इंपॉर्टेंट है। पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। तो ये तीनों वेद हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने करी है। तो ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की है और ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेद है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है कि ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? ये सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं, जो बलि देने वाली प्रथा होती है उनसे रिलेटेड है। इसमें मंत्रास बता रखे हैं, रिचुअल्स बता रखे हैं गॉड को वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो अथर्ववेद कुछ सैक्रिफिशियल रिचुअल्स है उनसे रिलेटेड है। सामवेद क्या है? ये सामवेद है, ये सॉन्ग से, संगीत से रिलेटेड है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो जो सामवेद है ये सॉन्ग से रिलेटेड है ये वेद। लास्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम मैजिक की बुक भी कहते हैं, द बुक ऑफ मैजिक। तो ये जो जादू टोना होता है उससे रिलेटेड है थोड़ा। तो अथर्ववेद है आपका द बुक ऑफ मैजिक, ठीक है। अगर बोले कि द बुक ऑफ मैजिक किसे बोलते हैं, तो वो अथर्ववेद को बोलते हैं, द बुक ऑफ मैजिक। तो आपकी 4 वेद है, आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को बोलते हैं द बुक ऑफ मैजिक, ठीक है, द बुक ऑफ मैजिक। तो 4 वेद हो गए। ऋग्वेद ये ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। क्वेश्चन ये भी आता है कि संगीत से कौन सा वेद रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा सामवेद। तो 4 वेद मैंने आपको बता दी। अब हम अगली चीज़ पढ़ते हैं। अब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध धर्म से आपको किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो बौद्ध धर्म होते हैं, जैन धर्म होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, 1-2 क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले बौद्ध धर्म को देखते हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। आपके जैसे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम हो गया, ऐसे क्रिश्चियन हो गया, बहुत सारे धर्म हैं, 6 से 7 धर्म हैं पूरे अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो वैसे ही जो बौद्ध धर्म है, हम बौद्ध धर्म के ऊपर ये डिस्कस करने वाले टॉपिक। तो जो बौद्ध धर्म थे इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 5563 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व क्या होता है? इसे बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो जो बिफोर क्राइस्ट, जो क्राइस्ट थे उनसे पहले का जो ईयर्स थे उसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और उनके बाद जो होते हैं उसे हम एडी बोलते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे ये क्राइस्ट से भी पहले पैदा हुए थे 563 बीसी में। और कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो लुम्बिनी कहाँ है? ये है नेपाल में। तो नेपाल में पैदा हुए थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध थे ये नेपाल में पैदा हुए थे। नेपाल में भी कहाँ पर प्रिसाइजली बोले ना? कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी में है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध वो कहाँ पैदा हुए थे, तो आपका आंसर होगा लुम्बिनी, नेपाल में। फिर नेक्स्ट है इनके बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी आपको याद रखना है, मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो जो इनकी रियल मदर थी
उनका जो मृत्यु थी उनकी, वो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। यानी गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे उनके 7 दिन बाद ही उनकी जो रियल माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनको पाला पोसा किसने था? उन्हें पाला पोसा था प्रजापति गौतमी ने। तो इनकी सौतेली माँ थी जो प्रजापति गौतमी है। ये भी इम्पोर्टेंट नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी उनका नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रजापति गौतमी। इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो अब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनकी रियल मदर थी, उनका नाम था माया देवी। और जिन्होंने इनकी सौतेली माँ थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और इनके पुत्र का नाम है राहुल। जो गौतम बुद्ध थे, इन्हें प्रथम उपदेश, इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब ये सारनाथ जगह कहाँ पर है? ये सारनाथ है वाराणसी में। तो वाराणसी है, यहाँ पर है सारनाथ। और अगर आपको पता नहीं कि वाराणसी कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सारनाथ ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो बौद्ध है, इनकी काउंसिल्स हुई थी, 4 काउंसिल्स हुई थी बौद्ध की। ये चारों आपको याद करनी है। पहली इनकी जो काउंसिल हुई थी वो 483 में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगढ़। तो राजगढ़ ये कहाँ पर है? ये बिहार में। तो राजगढ़ यहाँ पर हुई थी इनकी पहली बुद्ध काउंसिल यानी संगीति। तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। तो महाकश्यप थे पहली बौद्ध काउंसिल के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। जो अजातशत्रु है, ये कौन सी डायनेस्टी के? ये हर्यंक वंश के। तो आगे मैं आपको बताऊंगा सारी डायनेस्टीज़ के बारे में, कौन कौन से राजा आए थे। तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अजातशत्रु कौन थे, इनके पिता कौन थे, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो अभी के लिए आपने याद रखना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी, राजगीर बिहार में। तो फर्स्ट हुई थी राजगीर में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी, यानी राजा कौन थे उस समय? वो थे अजातशत्रु। फिर है दूसरी बौद्ध संगति यानी सेकंड बुद्ध काउंसिल। जो सेकंड बुद्ध काउंसिल है वो हुई थी वैशाली में। वैशाली जो जगह है ये भी बिहार में पड़ती है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सावाकामी। और किसके टाइम पे हुई थी? कौन था उस समय राजा? उस समय राजा था कालाशोक। तो कालाशोक उस समय राजा थे। थर्ड है तृतीय बौद्ध संगति यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा जो अभी प्रेजेंट में पटना है उसका एंशिएंट नाम है पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्र में हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मुगलीपुत्र तिसम। ठीक है, मुगलीपुत्र ठीक है, तिसम होगा ये शायद, तो थोड़ा सा मिसस्पेल्ट हो गया यहाँ पर। तो थर्ड जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो थी पाटलिपुत्र में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुतम तिसम। और इस समय जो राजा थे वो थे अशोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं अशोक, और बिंदुसार के बेटे थे। और ये आपके जो मौर्यन डायनेस्टी से उससे बिलोंग करते हैं। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो अशोक के टाइम पे हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। फिर है आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये चारों आपको याद होनी चाहिए, कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर, चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 ही अभी तक बुद्ध काउंसिल हुई थी, जो एंशिएंट समय में 4 ही हुई थी, तो चारों आपको पता होना चाहिए। चौथी हुई थी कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ है? ये है कश्मीर में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र और अश्वघोष। दो थे, वासुमित्र और अश्वघोष। और किसके शासनकाल में हुई थी? हुई थी कनिष्क के, यानी उस समय राजा थे कनिष्क। तो आपकी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। आपको स्थान पता होना चाहिए कहाँ हुई थी। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, तो आप बोल दोगे राजगीर में। कौन उस समय राजा था, किसका शासनकाल था उस समय? तो उस समय था अजातशत्रु का। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। उस समय अध्यक्ष थे सावाकामी। और किसके शासनकाल में हुई? काला अशोक के। थर्ड हुई थी अशोक के। थर्ड तो इंपॉर्टेंट है, जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कब हुई थी? अशोक के समय हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कश्मीर में हुई है, कश्मीर के कुंडलवन में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे 2 थे, वासुमित्र और अश्वघोष। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। पहले मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया, वैसे ही जैन धर्म भी है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार थे। तो जैन धर्म में टोटल तीर्थकार थे 24। अब ये तीर्थकार क्या होते हैं? तीर्थकार तो होते हैं एक एनलाइटेड पर्सन, जिससे जीवन और मृत्यु की जो साइकिल है उसके बारे में पता लग गया है और ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वो औरों को गाइड कर रहा है। तो तीर्थकार होते थे जैन धर्म में, ये जैन धर्म का प्रचार भी करते थे।
तो जो पहले तीर्थकार थे और जो कि संस्थापक थे वो थे ऋषि बहदेव। ये नाम आपको याद होना चाहिए। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषि बहदेव और ये पहले तीर्थकार थे। लास्ट थे महावीर स्वामी। आपको फर्स्ट और लास्ट याद रखना है, बीच वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता उनसे। तो पहले थे ऋषि बहदेव, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और लास्ट है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ये 24वें वे अंतिम तीर्थकार थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड। जो महावीर थे, महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। तो बिफोर क्राइस्ट हुआ था, जो क्राइस्ट पैदा हुए थे उससे 540 साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो वैसे डेट रेयरली पूछते हैं, पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे, मैं रेयरली पूछते हैं। जैसे आपको बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे वो कब पैदा हुए वो डेट पता होनी चाहिए, महावीर कब हुए 540 BC में, तो ऐसे आपको डेट पता होनी चाहिए। तो वैसे रेयर पूछेंगे। बाकी मेन क्या इसमें जन्म जरूर पूछ सकते हैं। जन्म कहाँ हुआ महावीर स्वामी का? तो ये हुआ कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ है इनका जन्म। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का त्रिशला। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। माता पिता के नाम पूछ लेते हैं कि महावीर स्वामी थे, उनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। जो उनके पिताजी थे उनका नाम था सिद्धार्थ। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो उनकी एक पुत्री भी थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। तो जो प्राकृत भाषा है ये किससे रिलेटेड है? ये है जैन धर्म से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखा है। जो प्राकृत भाषा है किससे रिलेटेड है? ये है जैन धर्म से रिलेटेड। तो प्राकृत जो भाषा है ये किससे रिलेटेड है? ये है जैन धर्म से रिलेटेड। एक लैंग्वेज और होती है पाली। जो पाली लैंग्वेज है ये है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है पाली। और प्राकृत है ये है जैन धर्म से। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाली किस धर्म से रिलेटेड है ये लैंग्वेज? तो ये है बौद्ध धर्म से। प्राकृत है जैन धर्म से रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैन धर्म से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है सिंधु सभ्यता। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अब मैं आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताता हूँ। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले आपको स्थल बताना चाहिए। ये बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता थी, हिंदुस्तान की बोल लो, वर्ल्ड की बोल लो। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पता होना चाहिए? प्रमुख स्थल पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है हड़प्पा। इसे जो हड़प्पा सभ्यता है इसी सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा यहाँ की एक मेन साइट थी। तो जो हड़प्पा थी ये कौन सी नदी के किनारे में है? ये है रावी नदी के किनारे में। और इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी, ये इंपॉर्टेंट नाम है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921 में। और अभी के समय अगर हम बोलें कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है तो वो है पाकिस्तान में। अगर पहले देखें कि जब पाकिस्तान का और इंडिया का जो पार्टीशन था वो नहीं हुआ था तब तो इंडिया में थी, मतलब पार्टीशन हो गया है तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर है हड़प्पा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। ये सिंधु जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। और ये भी पाकिस्तान जो कंट्री है उसी के पास है, ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपसे क्या पूछेगा? हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो आपका आंसर होगा रावी नदी के। और इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। और अगर प्रेजेंट के समय में बोलें ये जगह कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। फिर है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। इसकी जो खोज की थी वो की थी राखलदास बनर्जी ने। कभी कभार RK बनर्जी भी बोल देता है, तो राखलदास वही मीनिंग बना इसका फुल फॉर्म, जो उनका पूरा नाम है। तो RK बनर्जी बोलेगा तब भी यही आंसर होगा, ठीक है। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसी एक सभ्यता थी, प्राचीनतम सभ्यता। और फिलहाल के समय ये पाकिस्तान में है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है कालीबंगान, ठीक है, कालीबंगान है। ये कौन सी नदी के पास है? ये है गंगर, ठीक है, घग्गर नदी के पास है। जो घग्गर नदी है उसके पास है। और ये नदी कहाँ है? ये है राजस्थान में। फोर्थ इंपॉर्टेंट है रोपड़ आपने सुना भी होगा, ये कहाँ है? पंजाब में है जगह। और कौन सी नदी के पास है? ये है सतलुज के पास। फिर जो सिंधु सभ्यता का एक और इम्पॉर्टेंट स्थल है वो है लोथल। ये भोगवा नदी है उसके पास है, जो कि गुजरात में है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि लोथल जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सी जगह में है? अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो वो है गुजरात में। तो मैंने वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मैंने 5 ही लिखे हैं क्योंकि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो ये 5 आपको पता होना चाहिए: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, रोपड़ और लोथल। ये कौन सी नदी के पास है
बाकी जो फर्स्ट की 2 है वो आपको पता होना चाहिए किसने खोजी है, जैसे हड़प्पा दयाराम सैनी ने खोजी है, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने खोजी है, और कब खोजी है वो भी पता होना चाहिए, और अभी प्रेजेंट में ये जो स्थल हैं, जो साइट्स हैं, वो कहाँ पर हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सैनी ने की। तो मैंने आपको बताया था जो हड़प्पा सभ्यता थी उसी को सिंधु सभ्यता भी बोलते थे। तो जो सिंधु सभ्यता है उसकी खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम सैनी ने। तो अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा दयाराम सैनी ने की। ठीक है। अब जो लोथल है, जो लोथल मैंने आपको एक साइट बताई जो कि गुजरात में है, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो जगह थी वो कौन सी थी, वो थी लोथल। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों को तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो ग्रिड पद्धति क्या होती है? जो सिंधु सभ्यता थी वो बहुत ही मॉडर्न सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो घर के डिज़ाइन थे वो कुछ ब्लॉक टाइप में बनाए थे। ग्रिड पद्धति का मतलब ऐसे होता है कि बीच में चौराहा, आपका रोड जा रहा है, गलियाँ हैं इसमें, और एकदम प्रॉपर वे में घर बनाए गए हैं, उनके दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं। तो ऐसे एक प्रॉपर वे में उन्होंने ग्रिड पद्धति से अपने घर बनाए थे। बर्न हुई जली हुई जो ईंटें थी उसका यूज़ किया था घर बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत ही मॉडर्न सभ्यता भी माना जाता है उसको। और जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो उनकी मोहरें थी, उनमें मोहरों में एक साइन होता था एक पशु का, उस वो कौन सा होता है? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो जो उनके सिक्के होते थे, मोहरे होते थे, उसमें एक श्रृंगी जो पशु होता था यानी यूनिकॉर्न का जो चिन्ह होता था वो मिलता था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, यानी यूनिकॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक श्रृंगी यानी एक सींग होता है उसका पशु का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख साम्राज्य। अब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में बताऊंगा, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि राजाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए किसने डायनेस्टी की जो स्थापना की थी, अंतिम राजा कौन था, उसने क्या क्या काम किए थे, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ये है प्रमुख साम्राज्य। तो जो हम ये प्रमुख साम्राज्य देखने वाले हैं इसमें हम मेनली नॉर्थन पार्ट देखेंगे। जो मगध राज्य था बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, उसमें ही राज्यों ने राज करने की कोशिश की थी, अनेक राजा आए। तो वैसे तो साउथर्न पार्ट में उसका हम अलग पार्ट में देखेंगे। तो जो अभी हम प्रमुख साम्राज्य में बोल रहा हूँ ये नॉर्थन पार्ट का है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी यानी वंश था वो था हर्यंक वंश। तो सबसे पहले हर्यंक वंश आया। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबिसार। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म था उसे फॉलो किया था। उसके बाद आते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु थे, उनका उपनाम क्या है? कुणिक। तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है अजातशत्रु को? यह है कुणिक। अब मैं आपको अजातशत्रु बोल रहा हूँ, आपने ये नाम अभी पहले भी सुना था। ये किससे रिलेटेड था? जो आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, राजगीर में हुई थी जो कि बिहार में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे ही हुई थी। तो ये थे वो राजा, इनके टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फिर है उडाइन। जो उडाइन है इन्होंने पाटलिपुत्र, जो पाटलीग्राम था, जो पाटलिपुत्र भी हम बोल रहे थे, तो पाटलीग्राम में उसकी स्थापना की थी। फिर लास्ट है नागदशक। तो हर्यंक वंश के अंतिम जो राजा थे वो थे नागदशक। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? वो है बिंबिसार। फिर है अजातशत्रु, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वो है कुणिक। और इन्हीं के समय जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के समय में हुई थी। और फिर है उडाइन जो पाटलिपुत्र है, पाटलीग्राम भी बोलते हैं, उसकी स्थापना उडाइन ने की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी उडाइन ने। और लास्ट आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हर्यंक वंश के अंतिम राजा कौन थे? वो है नागदशक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बोला था जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। अगली जो वंश आता है डायनेस्टी, वो है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? शिशुनाग में आपको पता होना चाहिए कि उसके संस्थापक कौन थे? वो थे शिशुनाग। जैसे नाम लिखा शिशुनाग वंश, वैसे ही जो संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे। फिर कालाशोक है। अब कालाशोक भी ये नाम आपने सुना होगा, क्यों सुना होगा आपने? जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो
कालाशोक के समय हुई थी, तभी ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये राजा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके समय हुई थी। फिर है नंदीवर्धन। अब आपसे पूछेगा शिशुनाग वंश के अंतिम जो राजा थे वो कौन थे, वो थे नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन इसलिए इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। फिर कालाशोक हैं, इनके समय में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी। और नंदीवर्धन जो हैं ये शिशुनाग वंश के अंतिम राजा हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि संस्थापक कौन थे या फिर बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय हुई, तो कालाशोक थे वो कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आता है नंदवंश, ये इंपॉर्टेंट है नंदवंश। अब जो नंदवंश है इसके संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद। तो नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। अब इसके जो लास्ट राजा थे नंदवंश के, मैंने आपको सारे राजा नहीं बताए, जैसे आप देख रहे हो कि महापद्मनंद के बाद सीधा घनानंद आ गए, तो ऐसा नहीं होता, और भी राजा आए हैं बीच में। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट व्यू से। अगर वैसे पढ़ने लगे वैसे तो 10 घंटे का लेक्चर भी हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को। बाकी मैं आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो नंदवंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद। अब इनके बाद जो लास्ट राजा थे नंदवंश के, लास्ट राजा कौन है, घनानंद, जो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है घनानंद, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य की जिसने नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जो घनानंद थे उन्हें युद्ध में हराया था और जो मगध था उस पर राज किया था। तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मौर्य वंश है। अब इसके बाद मौर्य साम्राज्य आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने घनानंद को युद्ध में पराजित किया और फिर जो मगध राज्य था उस पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो घनानंद इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के राजा को, यानी किस नंद वंश के राजा को हरा के मौर्य वंश की स्थापना मगध में की, तो आपका आंसर होगा घनानंद को। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये पहले राजा थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और जो घनानंद थे उनको हराया था इन्होंने। घनानंद को हराने में इनकी मदद किसने की थी, चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चाणक्य को दो नाम से जाना जाता है, एक है कौटिल्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। तो ये दोनों ही नाम आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये दोनों ही नाम याद करने आपने, विष्णुगुप्ता, ठीक है। तो जो चाणक्य है उसे दो नामों से जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो वो है विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य बोल दो, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है आपसे। जो चाणक्य ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो चाणक्य द्वारा एक लिखी पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। बाकी फिर है मेगास्थनीज थे, वो सिल्यूटस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका। तो एक मेगास्थनीज था जो सिल्यूकस निकेटर था, एक ग्रीक राजा था, ग्रीक रूलर था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया भी था। तो उन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है इंडिका। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मेगास्थनीज थे ये किसके दरबार में थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये किसके राजदूत थे, सिल्यूकस निकेटर के थे। बाकी मेनली तो आपसे ये पूछेगा कि मेगास्थनीज किसके समय में आए थे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे, वो थे बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो बिंदुसार का जो दूसरा नाम है वो है अमित्रघात, ठीक है। फिर बिंदुसार के बेटे कौन थे, अशोक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है अशोक। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अशोक के पिता का नाम क्या था, वो था बिंदुसार। तो अशोक थे, इन्होंने 261 ईसा पूर्व में एक लड़ाई लड़ी थी, वो थी कलिंग की लड़ाई। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 261 ईसा पूर्व यानी 261 BC में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और इसी में इन्हें रियलाइज़ हुआ था, इनने बहुत सारे लोगों को मारा भी था, उसमें खून की नदियाँ बहा दी थी। तब इन्हें रियलाइज़ हुआ था कि ये सब जो लड़ाई हो रही है ये सब मतलब उनसे दूर हो गए थे। वो उनने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लड़ाई वड़ाई से दूर हो गए थे, शांति में जीवन काटने लग गए थे और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो यहीं से उन्हें असली जो रियलाइजेशन होती है वो होती है। फिर वो युद्ध को छोड़ देते हैं हर तरह की, और राज्य भी अपना छोड़ देते हैं एक तरह से। तो जो अशोक थे उन्होंने
कब लड़ा था? कलिंग युद्ध था वो था 261 BC में लड़ा था। अशोक के अभिलेख जो थे, जो अशोक ने अभिलेख लिखे थे, उन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था? अब इन्हें पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने 1837 में जो अशोक के अभिलेख थे उन्हें पढ़ा था। अब अभिलेख क्या हो गया? जैसे कुछ पत्थर में लिखवा दिया उन्होंने, उनके स्तंभ भी थे उसमें लिखवाया था उन्होंने अपने बारे में, जैसे 14 स्तंभ थे। तो कुछ ना कुछ, कोई वॉर के बारे में, कोई कलिंग वॉर के बारे में बता रखा है, कोई अपने राज्य के बारे में बता रखा है। तो वैसे जो उनके लेख थे उन्हें जो सबसे पहले डिसेफर किया था, यानी उन्हें पढ़ने की कोशिश की थी और सफलता प्राप्त की थी, वो थे जेम्स प्रिंसेप ने। तो अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था वो कब लड़ा था? 261 BC में। तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए। बाकी एक और मैंने आपको बताया था, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो किसके समय में हुई थी? वो थी अशोक के समय में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। लास्ट जो मौर्य जो वंश था उसके जो लास्ट राजा थे वो कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है कि मौर्य वंश के जो लास्ट अंतिम जो राजा थे वो कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शुंग वंश। तो जो शुंग वंश है इसके जो पहले संस्थापक थे वो हैं पाशुमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक है पाशुमित्र शुंग। ठीक है, पाशुमित्र शुंग। इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो जो बृहद्रथ था उसको इन्होंने पराजित किया था, और फिर जो मगध था उसमें शुंग वंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। फिर है देवभूति, ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि अंतिम, और आपको जो संस्थापक थे वो तो पता ही होनी चाहिए हर एक जो आपका वंश था। फिर आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुजुल कडफिसेस ये इनके संस्थापक थे कुषाण वंश के। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट राजा आते हैं वो है कनिष्क। अब कनिष्क क्यों इंपॉर्टेंट है? इनके समय में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? जो कुंडलवन था कश्मीर में, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो कनिष्क के समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कनिष्क के समय में हुई। तो कनिष्क की राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे। ने एक रचना भी की थी बुद्ध चरित की। तो आपसे पूछ सकता है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? वो की थी अश्वघोष ने। तो कनिष्क के राजकवि थे, तो अश्वघोष ने रचना की है बुद्ध चरित की। जैसे मैंने आपको बताया था चाणक्य थे, उन्होंने किसकी रचना की थी? उन्होंने अर्थशास्त्र जो थी बुक थी उसकी रचना की थी। तो वैसे ही अश्वघोष ने किसकी रचना की है? बुद्ध चरित की। तो क्वेश्चन क्या आएगा? बुद्ध चरित की रचना किसने की है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? अश्वघोष ने। फिर है लास्ट राजा है कुषाण वंश के, लास्ट राजा है वासुदेव। तो ये नाम लास्ट राजा का है वासुदेव। अब हम गुप्त साम्राज्य देखते हैं। गुप्त साम्राज्य ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको एक आपका जो मेन था वो था मौर्य साम्राज्य, और दूसरा जो मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गुप्त साम्राज्य। इनसे क्वेश्चन आना बहुत ही डेफिनेट होता है। बाकी चीज़ों से पूछ सकते हैं, मगर अगर कॉमनली कोई पेपर होगा, मान लो इजी लेवल का होगा, तो वो इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो गुप्त साम्राज्य था, जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? नींव किसने रखी है? श्रीगुप्त ने रखी। फिर उनके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा हैं वो चंद्रगुप्त वन। इनकी जो इसने महाराजा धीराज था उसकी उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज किसे बोला जाता? महाराजा धीराज बोला जाता चंद्रगुप्त वन को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाराजा धीराज किसे बोला जाता, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त वन को। सेकेंड है भारत का नेपोलियन। ये किसे कहा जाता था? ये बोला जाता था समुद्रगुप्त को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन बोला जाता था समुद्रगुप्त को। और ये जो गुप्त साम्राज्य थे उससे रिलेटेड है। तो गुप्त साम्राज्य की जो नींव रखी थी, संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। फिर महाराजा धीराज किसे बोला जाता था? चंद्रगुप्त वन को। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता था? समुद्रगुप्त को। फिर है चंद्रगुप्त टू। जो चंद्रगुप्त टू हैं ये भी इम्पोर्टेंट राजा हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इनका शासनकाल था उसमें एक चाइनीज़ यात्री आए थे, चीनी बौद्ध यात्री, उनका नाम था फाहियान। ठीक है, फाहियान बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त टू के नाम में एक चीनी बौद्ध यात्री आए थे। ठीक है, फाहियान। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, फाहियान। ये आए थे चंद्रगुप्त टू के समय में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, जो फुहियान थे ये किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त टू के समय आए थे, और एक चाइनीज़ बुद्ध ट्रैवलर थे, बौद्ध यात्री थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? वो है विक्रम आदित्य। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विक्रम
आदित्य। तो जो चंद्रगुप्त टू थे उन्हें विक्रम आदित्य नाम से भी जाना जाता है, और इनके समय में एक चीनी बौद्ध यात्री आए थे, उसका नाम था फाहियान। तो देखिए, आप इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए हिस्ट्री इतनी आसान नहीं है, आप बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तभी याद होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ ली बुक तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, आपको 4-5 बार पढ़नी पड़ेगी बुक, तब भी आपको लगेगा कि आपको कुछ चीज़ें आपसे छूट रही है। तो ऐसे जितनी बार पढ़ोगे, जितना रिवीजन करोगे, मेन रिवीजन ही होता है, बार बार रिवीजन करते रहो चीज़ों को, तब आपको चीज़ें याद अपने आप ही होने लग जाएगी। अब मैं जैसे ये चीज़ जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये मेरे को अपने आप ही याद हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ लिया है। तो अगर मेरे से पूछे कि फाहियान किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त टू के समय में आया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का भी तो अशोक के समय में। तो ऐसे मतलब चीज़ों को बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाती है चीज़ें। तो ऐसा पढ़ना तो आपको बार बार पड़ेगा, ऐसे नहीं एक बार वीडियो देखिए आपको चीज़ें याद होगी। बाकी वीडियो के बाद ये जो 4 लेक्चर हम हिस्ट्री के करेंगे, इसके बाद मैं आपको MCQ की PDF भी दूंगा, उसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे उसमें मिलेंगे आपको। 300-400 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से होंगे। तो जैसे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखोगे तो 300 क्वेश्चन उससे होंगे, मेडिवल से 300। तो ऐसे सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं उसमें कवर होंगे। आपने एक बार वो सारे क्वेश्चन करने, तो आपका अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उन्हीं में से बनने वाला है, ठीक है। फिर एक और हैं जो गुप्त वंश के राजा हैं, उनका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इंपॉर्टेंट क्यों है? जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? कुमारगुप्त ने। अब गुप्त वंश का अंतिम राजा, ये क्वेश्चन आ रखा है कि गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? वो था विष्णुगुप्त। तो ये अंतिम गुप्त शासक थे। तो सबसे पहले कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त मैंने आपको बताया वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। और लास्ट कौन है? वो है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त वन भी आए थे, उन्हें महाराजाधिराज भी बोला गया है। फिर भारत का नेपोलियन किसे बोला गया है? समुद्रगुप्त को बोला गया है। फिर चंद्रगुप्त टू इनके टाइम पे फाहियान थे, जो चाइनीज़ बौद्ध यात्री थे वो आए थे। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त टू को। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गुप्त वंश से। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं गुप्त वंश से। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। तो जो सोने के सिक्के थे सबसे ज़्यादा थे वो गुप्त वंश थे, गुप्त राजा थे, उन्होंने ही बनवाए थे। तो इनके जो सोने के सिक्के थे उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था दिनार। तो क्वेश्चन क्या आएगा? दिनार किसे बोला जाता है? उसमें आपसे कुछ भी बोल सकता है, एक गाय को बोला जाता है, एक बिल्डिंग को बोला जाता है, या किसी सिक्के को बोला जाता है। तो आपका आंसर होगा जो सोने के सिक्के थे उन्हें बोला जाता है दिनार। फिर है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो गुप्त काल में एक विष्णु शर्मा थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पंचतंत्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है पंचतंत्र जो थी वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। फिर है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो भारतीय युग का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है इतिहास का? वो कहा जाता है गुप्त, जो गुप्त शासन काल था उसे कहा जाता है गुप्त काल को भारतीय युग का स्वर्ण काल। अब हम कुछ और वंश देखते हैं। पाशुभूति वंश हो गया। जो पाशुभूति वंश थे इनकी राजधानी कहाँ थी? वो थी थानेश्वर, हरियाणा में। तो पाशुभूति वंश की स्थापना भी किसने की थी? पाशुभूति ने की थी, और इनकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा में थी। अब एक इंपॉर्टेंट राजा आने वाले हैं, हर्षवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं हर्षवर्धन, ये पाशुभूति वंश के हर्षवर्धन। इनके समय में एक चाइनीज़ यात्री आए थे, ह्वेनसैंग। ठीक है, ह्वेनसैंग थे, एक चाइनीज़ यात्री थे, ये आए थे हर्षवर्धन के समय। जो चाइनीज़ यात्री फुयान थे वो कब आए थे? वो आए थे चंद्रगुप्त टू के समय में। अब ये दूसरे एक और चाइनीज़ यात्री है ह्वेनसांग, ये आए थे हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, हर्षवर्धन का जब शासनकाल था उस समय आए थे ह्वेनसांग, एक चाइनीज़ यात्री। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे, दरबारी कवि थे। ठीक है, तो बाणभट्ट थे, इन्होंने कुछ रचनाएं भी की हैं। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है। तो जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे, और इन्होंने हर्षचरित और एक कादम्बरी की रचना की है। तो आपसे पूछ सकता है कि हर्षचरित है, इसमें हर्ष के बारे में बता रखा है, तो हर्षचरित की जो रचना है वो किसने की थी? वो की थी बाणभट्ट ने। और अगर पूछ ले कि कादम्बरी है इसकी रचना किसने की, तो ये भी बाणभट्ट ने की थी। फिर है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की है। तो जो हर्षवर्धन थे इन्होंने ही प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद इसकी रचना की है। ठीक है, तो आपसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रत्नावली। जो रत्नावली थी इसकी रचना कितनी? हर्षवर्धन ने। बाकी ये भी याद रखना है आपको, प्रियदर्शिका, नागनंदा। ठीक है, तो ये इसकी रचना हर्ष ने की है।
कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने की? बाणा भट्ट ने, जो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। बाकी हर्ष ने खुद किस चीज़ की रचना की है? प्रियदर्शी का, रत्नावली तथा नागनंदा नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की। ठीक है, अब हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देखते हैं। मैं आपको बता रहा था, जैसे हम पहले नॉर्थन की बात करते हैं, हम दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में इंपॉर्टेंट क्या थे, मैं आपको संस्थापक ही बताऊंगा मेन। जैसे पल्लव वंश था, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, तो सिंह विष्णु थे, ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट के कौन है? दंतीदुर्ग, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी स्थापना किसने की? दंतीदुर्ग ने। फिर है चोल वंश, इसके संस्थापक थे विजयाला। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक थे विजयाला। पाल वंश के हैं गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक थे वो थे गोपाल। सेन वंश के हैं समांत सेन। चौहान वंश के हैं वासुदेव, और चंदेल वंश के हैं नानुक। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखने, जो उनके संस्थापक थे उनके नाम याद रखने। बाकी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहले सबसे प्राचीन वेद, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। तो जो जातक है किससे रिलेटेड है? ये है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और इसमें जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं, यानी बुद्ध बोलो उनकी जो पुनर्जन्म की कहानियाँ वो इसमें वर्णित है। तो जातक किससे रिलेटेड है? ये है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जातक किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म से। जैन साहित्य को अगम भी कहा जाता है, तो जैन साहित्य को अगम भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो जैन जो थी उसे कौन सी भाषा में लिखा जाता? जैन धर्म की वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, जो धर्म ग्रंथ थे वो जैन भाषा के किस में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा में। वैसे बौद्ध धर्म के लिखे जाते थे पाली भाषा में। बाकी जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। ठीक है, कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजतरंगिणी, जिसमें संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो कल्हण ने एक पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। राजतरंगिणी किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हण ने। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, तो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी, जिसे लिखा है पाणिनि ने। ठीक है, अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। फिर है सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, जो सत्यमेव जयते हैं ये कौन से उपनिषद से लिए? ये लिए गए हैं मुंडका उपनिषद से। फिर है महाभारत को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता। ठीक है, जय संहिता नाम से भारत को पुराने, जो महाभारत था उसे पुराने नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसे पुराने नाम किस नाम से जाना जाता था एंशिएंट समय में? जय संहिता। फिर है जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो भद्रबाहु ने एक बुक लिखी है कल्पसूत्र, जिसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी है, यानी उनके जीवन के बारे में बता रखा है, जो जैन धर्म के तीर्थकार थे 24। तो भद्रबाहु ने किसकी रचना की है? कल्पसूत्र की, जिसमें जो जैन धर्म थे उनके तीर्थकारों के जीवन के बारे में लिखा गया है। तो कल्पसूत्र की रचना की है भद्रबाहु ने। फिर है खुजराहों में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। ये खुजराहों का है, यह एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो जो खुजराहों में जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किसने किया है? चंदेल वंश, जो चंदेल शासक थे उन्होंने करवाया है। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंदू और यूनानियों ने। लास्ट है हमारा क्वेश्चन, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जो धर्मपाल थे इन्होंने विक्रमशिला, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी जो नींव रखी थी। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। एक मैंने आपको बताई थी नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसकी नींव किसने रखी थी? स्थापना किसने की थी? वो की थी कुमारगुप्त ने, जो गुप्त वंश के राजा थे। ठीक है, तो दो जो विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय जिसका कुमारगुप्त थे। ठीक है, नालंदा के थे कौन? कुमारगुप्त। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन है? धर्मपाल है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है, प्राचीन इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से बनेगा, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी हम जब ये 4 लेक्चर्स हो जाएंगे, आज हमने एंशिएंट हिस्ट्री किया है, अब इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उन तीनों में जो जो चीज़ें रह जाएगी वो हम लास्ट लेक्चर में करेंगे, यानी 4th लेक्चर में। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी आज तक एग्जाम में आए, तो उन्हें भी एक बार देख लेना, उससे आपका हिस्ट्री का सेक्शन कवर हो जाएगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।